हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आपका प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के कोर्स में आप सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से क्लास 11th का हम लोग बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे। और इसी बेसिक मैथ्स को ना बहुत सारे टीचर और मैं भी जब अपने ऑफलाइन क्लास बच्चों को पढ़ाता हूं, या बहुत सारे टीचर्स इसी बेसिक मैथ को बेसिक फिजिक्स भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग को फिजिक्स में मैथ्स पहले क्यों पढ़ना होता है, क्या वजह है। और सारे बच्चे रेडी हो जाइए कोर्स के लिए, बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा, नोट्स वगैरह लेते चलिएगा, होमवर्क डीपीपी असाइनमेंट सब आपको मिलेगा, क्वेश्चंस वगैरह बनाते चलिएगा, डाउट्स वगैरह क्लियर करते चलिएगा और क्लास 11th को फोड़ डालिएगा। क्लास 11th में यूं 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 अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनिएगा। बस हार्डवर्क आप करना शुरू कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। ओके बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। देखिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि इस मनीष सर, हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्या वजह है मैथ पढ़ने का फिजिक्स में, तो हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए, मैथ क्यों पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात एक बात जान लीजिए कि विदाउट मैथ फिजिक्स अधूरा है। बिना मैथ का फिजिक्स अधूरा है। फिजिक्स अच्छे से सीखने के लिए आपको मैथ्स पता ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल बोलूं तो क्लास 10th वगैरह में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ओ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने किया होगा बहुत सारा। f का वैल्यू दिया रहता था, u का वैल्यू दिया रहता था, f और u का मान रख के v का मान निकालते थे। मिरर फॉर्मूला, मिरर के लिए कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो उसमें u और v का वैल्यू या u और f का वैल्यू रखकर आप v का वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे। इतना ही नहीं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, एक फार्मूला और पढ़े होंगे, f इक्वल टू r/2 या आप v इक्वल टू i इंटू r, ये सभी फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये जितना भी फार्मूला पढ़े थे, इसमें f इक्वल टू r/2 में r का वैल्यू रखते होंगे और f की वैल्यू निकल जाती होगी। तो क्या वहां मैथ्स नहीं बना रहे थे? हाँ, वो न्यूमेरिकल ही था, लेकिन एक तरीके से मैथ ही था ना। वो न्यूमेरिकल ही था, लेकिन एक नजरिए से देखें तब तो वो मैथ ही था। तो क्लास 10th में जब आप मैथ्स पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर, तो क्या टीचर से पूछे थे कि सर यहां हमें क्यों मैथ्स पढ़ना होता है? नहीं पूछे थे। मैं बता देता हूं। देखिए, एक्चुअली है ना बच्चे कि एक पुरानी कहावत है, मैथ इज द सुटेबल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ इज द सुटेबल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का सबसे उत्तम जो लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, फिजिक्स सीखने के लिए, वो मैथ है। मतलब एक तरीके से समझिए कि मैथ फिजिक्स का लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा। और इसीलिए हम लोग को फिजिक्स से पहले ना फिजिक्स का भाषा सीखना पड़ता है। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको चाइना जाना है। अब अगर आपको चाइना में रहना है, चाइना जाना है, वहां रहना है, तो चाइना जाने से पहले चाइना का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना। काउ माउ चाउ चाउ माउ चाउ माउ चाउ जो करता है चाइना वाले लोग, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। जैसे आपको चाइना जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और वैसे मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स में जाने से पहले आपको फिजिक्स का लैंग्वेज यानी मैथ सीखना पड़ेगा। मेरी बातें क्लियर हो गई? मेरी बातें समझ में आ गई? यस सर, ओके, थैंक यू, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सर हम लोगों को फिजिक्स बढ़िया से पढ़ने के लिए या फिजिक्स बढ़िया से सीखने के लिए मजबूरी है हम लोगों के पास कि हम लोग मैथ पढ़ें। कुछ बच्चे का एक क्वेश्चन और होगा कि सर हम लोग को मैथ भी तो पढ़ना है ना 11th में। बायोलॉजी वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मैथ वाले होंगे वो तो बोलेंगे कि सर हम लोग तो मैथ भी पढ़ेंगे ना सर। तो मैथ्स में क्या सर, जो आप मैथ पढ़ाने वाले हैं अभी जो पढ़ाएंगे, क्या वो क्लास 10th में नहीं पढ़ना था सर? क्या उससे भी अधिक मैथ फिजिक्स में यूज आएगा सर? यस, अधिक यूज आएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग को मैथ में जब क्लास 11th में मैथ पढ़ेंगे तो वहां भी तो पढ़ना होगा ना मैथ को सर, तो फिर फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअली बेसिकली है क्या ना कि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो क्लास 12th में जाके आपको पढ़ना है। एक साल के बाद फिजिक्स में अभी एक चैप्टर के बाद आपको यूज आने लगेगा, काइनेमैटिक्स से ही आपको यूज आने लगेगा फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स के टीचर की मजबूरी होती है कि वो आपको मैथ सिखाएं। हर एक टीचर सिखाते हैं, मैं भी सिखा रहा हूं। तो सारे बच्चे रेडी? हेडिंग कर लीजिए बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ कीजिए हेडिंग, बेसिक मैथ एंड मेजरमेंट चैप्टर का। ओके, तो देखिए बेसिक मैथ्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स एंड मेजरमेंट में, मैथ एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ एंड मेजरमेंट। ओके बच्चे,
चलिए, मैथ एंड मेजरमेंट में बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं। बाउंड्री, किसी भी चीज में बाउंड्री बनाने से यह फायदा होता है कि पता चलता है कि कितना दूर चौका मारना है, कितना दूर छक्का मारना है। बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं कि पहले बाउंड्री बना लेते हैं, मीन्स हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो पहले जान लेते हैं। ओके, तो देखिए मैथ्स में हम लोग को कौन कौन सा मैथ पढ़ना होता है वो पहले मैं बता दूं। मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, फिर मेजरमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। मैथ में सबसे पहले पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को पता भी होगा, अगर स्पेलिंग में गलती होगा कहीं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्री के बाद हमारा है बच्चे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा ये सब मैथ आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा। ओके, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग नाम भी सुने होंगे इसका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को यूज आता है वो आता है कैलकुलस। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस के बाद 6 नंबर में डिटर्मिनांट, लॉग ये सब होता है। लॉग, फिर डिटर्मिनांट, लॉग इसको लॉगरिथम पूरा बोलते हैं, और अगला है डिटर्मिनांट। यानी इतना मैथ्स आपको फिजिक्स में यूज आएगा। ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, लॉग, डिटर्मिनेंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यस मनी सर तो हम पढ़े हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि 4 आप लोग पढ़े हुए हैं, ये आप लोग लगभग नहीं पढ़े होंगे। कुछ कुछ बच्चे जानते होंगे तो एक और बात है, लेकिन ये 4 आप लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो 4 आप लोग पढ़े हुए ना स्टूडेंट्स, ये 4 को आज हम लोग खत्म ही कर लेंगे। और इस 4 में कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट, आपको ऐसा ऐसा चीज जानने को मिलेगा जो आप पहले से नहीं जानते हैं। ट्रिगोमेट्री बहुत लंबा है भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप शॉर्टकट पढ़ लिए, 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। आइडिया लग रही है मेरी बातें? तो मैंने बोला कि इन 4 को 1 2 3 4 जो हम लोग का इन 4 है, इसको हम लोग आज के क्लास में खत्म करेंगे, इसको आगे के क्लास में खत्म करेंगे। तो मैथ्स में हम लोग को ये पढ़ना है। मेजरमेंट बेसिकली फिजिक्स है, ये तो आपका मैथ्स है और मेजरमेंट हम लोग को फिजिक्स है। तो फिजिक्स मेजरमेंट से स्टार्ट हो जाएगा। यहां मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। देखिए बच्चे, मेजरमेंट में सबसे फर्स्ट में नंबर 1 में मेजरमेंट में लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन। सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट आप लोग को नोट्स वगैरह सब मैं देने वाला हूं ना, इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन, सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके बाद ईरर, इसके बाद बच्चे ईरर फिजिक्स में। ईरर के बाद हम लोग को पढ़ना है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को पढ़ना है मेरे बच्चे मैथ्स में, और ये हम लोग को पढ़ना है मेरे बच्चे, वो पढ़ना है फिजिक्स में, ये पढ़ना है मैथ्स में। ओके, तो बाउंड्री तो हम लोगों ने बना लिया कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या भाई। हम लोग को मैथ्स में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है। सारे बच्चे इसको जल्दी से नोट करेगा, लेकिन इससे पहले मैं बेसिक मैथ लिखिए, उसके नीचे एक लाइन जरा लिखिए। बेसिक मैथ हेडिंग के उसके नीचे एक लाइन लिखिए, मैथमेटिक्स इज द सुटेबल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसके नीचे एक लाइन लिखिए बच्चे, मैथमेटिक्स इज द सुटेबल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लिख लिए और इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। और हम लोग सबसे पहला मैथ का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं करता हूं इसे साफ, और साफ करके मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, मैं करता हूं इसे साफ, और साफ करके मैं इसे आगे बढ़ाता हूं बेसिक मैथ्स वाले को, टॉपिक को। ठीक है, और सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्री। सब बच्चे ट्रिगोनोमेट्री को एक बार माइंड में डालिए। अच्छा मुझे बताइए ट्रिगोनोमेट्री है क्या, पढ़ते क्या है ट्रिगोनोमेट्री, बताइए मुझे क्या पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में।
बताइए बताइए बताइए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चे मेरे? ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, यही ना? राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो लोग पढ़ते हैं रेशियोज वगैरह, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज वगैरह, वो सब स्टडी करते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसके लिए आपको पता होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सब जो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, जिसका वन एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री हेडिंग कीजिए और ट्रिगोनोमेट्री में लिखिए नीचे, ट्रिगोनोमेट्री नंबर 1 में कीजिए हेडिंग ट्रिगोनोमेट्री, और उसमें लिखिए करली हेडिंग ट्रिगोनोमेट्री, इसमें लिखिए सबसे फर्स्ट नीचे लिखिए इन इट वी स्टडी अबाउट द, शॉर्टकट में ऐसे लिखा देता हूं क्योंकि मैथ हम लोग पढ़ नहीं रहेंगे, प्रॉपर डिफिनेशन लिखे ट्रिगोनोमेट्री का, सिंपल वे में लिखता हूं कि इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बारे में स्टडी करते। लिखिए इन इट वी स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन इट वी स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हो गए बच्चे? अब इस ट्रिगोनोमेट्री में ना मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। कौन कौन सा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जरा ये समझिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एंगल वगैरह का यूनिट रेडियन होता है, वो सब पढ़ेंगे, या फिर वैल्यू निकालना अलग अलग एंगल का सीखेंगे। मतलब 5 पॉइंट्स ABCD करके जो आप लोग को फिजिक्स में यूज है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट में वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। कुछ बच्चे बोलेंगे एस मनीष सर, मुझे पता है बोलेंगे बच्चे, कुछ बच्चे बोलेंगे एस मनीष सर ये बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है सर? हम तो 10th वगैरह में ये पढ़ चुके हैं। मैं जानता हूं बच्चे ये पहला कॉन्सेप्ट है, शायद आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके आगे का चीज हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आराम से बने रहिए। ओके, बेस परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कुछ बच्चों को लगता है ना कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एज एग्जांपल मान लीजिए मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये पॉइंट हमारा ए है, कोई हमारा ये बी मान लेते और ये हम कोई सी मान लेते। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, जबकि ये गलत है। परपेंडिकुलर और बेस ना वैरी करता है, चेंज होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर और बेस ना वैरी करता है, चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एंगल बी, इस एंगल बी को मान लीजिए हम अल्फा मान लेते हैं, तो इस अल्फा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। अल्फा के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है ना हमेशा सामने वाला साइड होता है, जस्ट सामने वाला, और ये हमारा बेस होगा। लेकिन वही मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, इस एंगल की बात करो, अगर इसे मान लो बीटा मान लेते हैं, तो इस बीटा के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। आइडिया लग रही है मेरी बातें? इस बीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, और बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही होता है। तो ये जो बच्चे नहीं जानते थे वो जान लो, और जो जानते थे बहुत अच्छी बात है। ओके, यानी फॉर अल्फा, अल्फा के लिए बताइए मुझे, अल्फा के लिए बताइए मुझे बेस कौन है, जल्दी बताइए, या परपेंडिकुलर कौन है? पहले अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बताइए, बताइए 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 बताइए। मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी रिपीट कीजिए, आपको काफी स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो रिपीट कीजिए। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बिल्कुल सही है, AC। बेस कौन होगा? बेस, बेस कौन होगा बच्चे अल्फा के लिए? बेस, बिल्कुल सही है, BC। सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, बीटा के सामने ये है, बीटा के सामने ये, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और हाइपोटेनस तो आप लोगों को पता है कि हो गया बेस हमारा, ये हो गया बेस, थोड़ा जगह कम है, और ये हाइपोटेनस जो हमारा है मेरे बच्चे वो तो हमारा AB ही है, हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड होता है, ये पता भी होगा आपको। वहीं अगर बीटा के लिए बात करूं तो बताइए बीटा के लिए कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होगा, जल्दी बोलिए। फॉर बीटा परपेंडिकुलर इक्वल टू, बीटा के लिए परपेंडिकुलर CB BC, जो भी बोलना है वो बोलिए।
बेस इक्वल टू, बीटा के लिए बेस कौन है, AC। हाइपोटेनस इक्वल टू, बीटा के लिए हाइपोटेनस कौन है बताइए मुझे, AB। समझ में आ गया? यस एस मनी सर, परपेंडिकुलर और बेस समझ में आ गया। चलिए ये चीजें अगर समझ में आ गई तो इसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह जो यूज होता है आपको पता होगा, P/H, B/H, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तुरंत जल्दी से बताइए साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा फिगर से, जल्दी बताइए। साइन अल्फा, साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H। मेरे बच्चे साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H। अल्फा के लिए P कौन है, अल्फा के लिए PAC, H कौन, AB, बिल्कुल सही है साइन अल्फा। वहीं अगर मैं बात करता साइन अल्फा के बाद कॉस अल्फा का, तो कॉस अल्फा क्या होता है जल्दी बताइए। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अल्फा के लिए बेस कौन है, BC, और हाइपोटेनस कौन है बच्चे, AB। अल्फा के लिए आप यहां भी देख सकते हैं हाइपोटेनस AB है। और वहीं मैं टैन अल्फा की बात करूं तो टैन इक्वल टू क्या होता है, P/B ना, परपेंडिकुलर बाई बेस ना बहादुर। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AC और बेस हमारा कौन है, BC। वैसे बीटा के लिए भी आप लिख सकते हैं। अगर साइन बीटा करोगे तो साइन के लिए तो फॉर्मूला P/H ही होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही। लेकिन बीटा के लिए परपेंडिकुलर, जैसे इसके लिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हमारा AC था, बट बीटा के लिए परपेंडिकुलर AC नहीं बल्कि हमारा कौन है, BC है। ओके, और हाइपोटेनस तो ये भी है सबके लिए। वहीं साइन बीटा के बाद कॉस बीटा करेंगे, कॉस के लिए होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बट बीटा के लिए बेस AC हो जाएगा। जैसे अल्फा के लिए बेस हमारा BC हुआ, इसलिए वैसे ही इसके लिए बेस हमारा हो जाएगा AC। ओके, और टैन बीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, आपको पता ही है। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और बेस हमारा हो जाएगा AC। आइडिया लगा, आइडिया लगा मेरे बहादुर शेर। यस सर, ये तो आपको पता भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जल्दी से इसे नोट कीजिए। लेकिन इससे पहले एक बात और जरा जान लीजिए, क्या कि जैसे देखिए ये मैथ्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए ताकि फिजिक्स में ढल सके, फिजिक्स के अनुरूप अपने शेप को बना सके, इसलिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना बच्चे। तो जब फिजिक्स पढ़िएगा और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको पता है। इसका 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 जोड़ 180 होगा, तो अगर तीनों का जोड़ 180 होता है तो एक तो 90 हो गया, तो बाकी बचा हुआ दो का सम तो 90 होगा। तो दो का सम 90, इसमें एक हमारा हो गया अल्फा, तो बचा हुआ डायरेक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा। नहीं, इन दोनों का सम हो गया 90, इसमें एक अल्फा, तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस अल्फा। और नहीं तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 है। तो बीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो, बीटा यहां से तो डायरेक्ट उधर कर देंगे तो 90 माइनस अल्फा। तो ऐसे आगे जाके फिजिक्स में बहुत जल्दी यूज होगा कि एक एंगल को थीटा मानेंगे तो एक बचा हुआ जो एंगल रहेगा वो डायरेक्ट 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो ये मत पूछिएगा कि सर इसे 90 माइनस थीटा क्यों कर दिए, वो आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसी के बाद सेकेंड पॉइंट भी आपको जानना बहुत जरूरी है, बी नंबर में, जो कुछ बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। ये तो सब लोग कोई जानते होंगे, ये तो सब कोई जानते होंगे, सेकंड पॉइंट नहीं जानते होंगे। कौन सा पॉइंट है सेकंड भाई? तो सेकंड पॉइंट ये है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि जैसे हम लोगों से पूछा जाए कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तुरंत बोल दीजिएगा sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और 1/2। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का, 60 का और 90 का, तो क्या बस इतना ही 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 ही एंगल का सिर्फ वैल्यू होता है कि कोई और एंगल का होता है? कोई और का नहीं, हर एक एंगल का वैल्यू होता है। sin 30 डिग्री नहीं, 31 डिग्री का भी वैल्यू होता है, 32 डिग्री का भी वैल्यू होता है, 33 का भी वैल्यू होता है, 29 का, 29.5 का, 28.33 डिग्री, हर एक एंगल का वैल्यू होता है। फिर एस मनी सर पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि सब पढ़ नहीं सकते ना, सब रट नहीं ना सकते हम लोग, इसलिए जो अधिक यूज आता है सिर्फ हम लोग वही पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते। मेरी बात समझ में आई? और सब पढ़ भी नहीं सकते, किसी को भी पूरा वैल्यू नहीं याद रहेगा। 0 से लेकर 90 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। 0 डिग्री का वैल्यू sin 0, sin 1, sin 2, sin 2.5, sin 2.8 डिग्री, sin 3 डिग्री, 3.2 डिग्री, सबका वैल्यू होता है, तो सब नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जो जो ज्यादा यूज आता है उसे पढ़ते हम लोग 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन इन सब के अलावा ना स्टूडेंट्स,
आप लोग को आगे के फिजिक्स में 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का वैल्यू बहुत ज्यादा यूज आएगा। किसका? 37, जैसे साइन 37, कॉस 37, टैन, कॉट वगैरह जो भी है 37 डिग्री की वैल्यू, या फिर 53 डिग्री की वैल्यू बहुत अधिक यूज आएगी। तो वो सब जो वैल्यू यूज आएगा उसे या तो आप रट लीजिए, या मैं आपको अभी याद करने का ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक मैं आपको मैं कह रहा हूं या तो आप रट लीजिए, ओके, और नहीं तो मैं याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूं कि किस ट्रिक से आखिर आप याद करेंगे। वो ट्रिक बता दूंगा तो वो ट्रिक बहुत आसान हो जाएगा, उससे चुटकी में आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा, चुटकी बजाइएगा, याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं 37 और 53 डिग्री का वैल्यू निकालने का। तो 20 नंबर पॉइंट हो गया, वैल्यू ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बात करें, साइन कॉस टैन का 37 और 53 डिग्री का वैल्यू निकालना है, याद करना है। ओके, तो देखिए अभी मैं वैल्यू जो बताऊंगा इसे या तो आप रट लेना, आप पर डिपेंड करता है, और नहीं तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से समझ लीजिएगा। देखिए कैसे, जब भी 37 और 53 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है ना, तो उसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसा आपको दिख भी रहा है, देखिए उसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे, देखिए दिख रहा है आपको। और होता क्या है कि देखो एक एंगल तो 90 है, तो और एक एंगल को अपने मन से ट्रिक में रटने के लिए, ट्रिक से रटने के लिए अपने मन से 37 मानते हैं, तो बचा हुआ ऑटोमेटिक हमारा 53 डिग्री हो जाएगा। 90 - 37 करेंगे तो 53 हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है। तो 3 के सामने का जो साइड होता है, सॉरी 33 के सामने का जो साइड होता है वो 3 होता है, याद रख लीजिएगा। 37 सबसे छोटा एंगल होता है, और सबसे छोटे वाले एंगल के सामने का साइड भी काफी छोटा होता है, और 53 के सामने का साइड 4 होता है, 4। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस है वो हमारा 5 हो जाएगा। कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर अपने मन से 3, 4, 5 क्यों ले लिए? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग बोल दीजिएगा मैं बना दूंगा। ओके, तो मैंने बोला कि 37 के सामने का 3, 53 के सामने का 4, इतना तो याद कर ही लोगे। सबसे बड़ा वाला 5, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाता है ना। हाइपोटेनस इक्वल टू इसका स्क्वायर का प्लस का रूट, आपको पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू h इक्वल टू √p² प्लस b²। ओके, ठीक है। तो अब बताइए मुझे साइन 37 कितना होगा, जल्दी बताइए यहां से। साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? रिपीट करो स्टूडेंट्स मेरे, सोचिए साइन 37 कितना होगा, सोचिए, सोच से ही क्वेश्चन बनेगा। जल्दी बताइए मुझे, अगर यहां से हम साइन 37 निकालें तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी रिपीट कीजिए। साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे? p/h। साइन की वैल्यू p/h होता है ना, तो 37 के लिए p कितना है? 3, और h कितना है? 5। कितना हो जाएगा बताइए? 3/5। साइन 37 निकल गया। ऐसे ही अगर हम लोग cos 37 निकालें तब, जल्दी बताइए, cos का फॉर्मूला क्या होता है? v/h। 37 के लिए b हो गया 4/5। और अगर हम लोग tan 37 निकालें तब, tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारा 4, तो 3/4। ये मत रट लीजिएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। वो अभी मैंने इधर बताया यहां पे कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता, आपको पता भी होगा, मैं अभी बताया। ओके, तो साइन कॉस टैन निकल गया। अब साइन कॉस टैन निकलने के बाद मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, हम लोग 37 का निकल गया तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसिक 37 निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक 37, और टैन का उल्टा कर देंगे तो कॉट 37, मतलब 3/5 का उल्टा 5/3, 5/4 और यहां 4/3। वैसे 53 डिग्री का भी निकाल लेंगे। बताइए साइन 53 कितना होगा, जल्दी बोलिए। साइन इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो 53 डिग्री के लिए p कितना है बच्चे? 4, और h कितना है? 5। साइन 53। cos 53 कितना होगा, जल्दी बोलिए। cos 53 क्या होता है? b/h, है ना बच्चे? cos 53 होगा b/h। b की वैल्यू 3 और 5, कितना होगा? 3/5 cos 53। tan 53 p/b ना, tan इक्वल टू 53 के लिए p 4/3 है, देखिए 4/3 निकल गया ना। आप इसे चाहे तो रट सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इसे चाहे बच्चे तो रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप या तो रट लीजिए
और नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, तो आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए कि 37 के सामने का 3, 53 के सामने का 4 और सबसे लॉन्गेस्ट साइड 5 हो जाएगा, यानी 90 के सामने का 5। बाकी पी बी एच सब पहचानने आता है, फॉर्मूला तो पता ही होगा किसके लिए पी बाई एच, किसके लिए बी बाई एच, किसके लिए पी बाई बी होता है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। जब भी जरूरत पड़ेगा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। नहीं तो मन ही मन सोचिएगा, हम लोग तो मन ही मन निकाल लेते, सोचते हो आंख बंद करके ऐसे 37 के सामने का 3, 53 के सामने का 4 और सबसे लॉन्गेस्ट साइड 5 और उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए हो गया। पहले इन दोनों को नोट कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बात कि अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर 3, 4, 5 ही क्यों लिए, या सर कोई और ले सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कांटेक्ट मुझसे नहीं कर पाएंगे तो आप इतना बस सोच लो कि जैसे आप 10th में sin 30 का वैल्यू 1/2 रटते थे, उसका कोई वजह नहीं ना ढूंढे थे। ट्रिक से आप देखे होंगे वो एक और बात है, लेकिन उसके पीछे का वजह नहीं ना ढूंढे थे कि क्यों होता है 1/2। वैसे बिना वजह के इसे भी रट लीजिएगा। ओके, ठीक है, इसे नोट कीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए इसे। ओके, कर लिए नोट मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स? चलिए कर लिए, तो मैं इसे साफ करता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एंगल को कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट एंगल। एंगल को कैसे लिखा जाता है? बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं इस मनीष सर, एंगल लिखना कोई बहुत बड़ी बात है। सर मैं मानता हूं बच्चे कि आप लोग बहादुर हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना भाई। आप भी लाइफ में कोई ना कोई चीज तो पहली बार ही सीखे होंगे ना, हम भी तो लाइफ में पहली बार ही सीखे होंगे ना। तो कोई भी इंसान जब कोई भी चीज पहली बार सीखता है तो उसके लिए वो चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होता है या नया होता है। बाद में जब जान जाता है तो उसके लिए वो चीजें हलवा हो जाता है। मैं मानता हूं कि आपके लिए भी हलवा होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी तो मुझे पढ़ाना है ना, सबको पढ़ाना है ना। मैं ये तो मानकर चलूंगा ना कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में बच्चे जब आए हैं तो वो कुछ नहीं जानते हैं, बस सिर्फ क्लास 10th की चीजें जानते, 11th का कुछ नहीं जानते, और मैं उनको 11th बिल्कुल बेसिक से और बढ़िया से पढ़ाऊंगा, A to Z चीज पढ़ाते हुए। मेरी तो यही कोशिश रहेगी, यही हमेशा कोशिश रहेगा कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो के। ठीक है, आइडिया लग गई मेरी बातें? यस सर, ठीक है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, अगर आइडिया लग गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ाते हैं आपको, और नेक्स्ट पॉइंट जो C नंबर पॉइंट होगा, A और B तो पढ़ ही लिए। A में पढ़ लिए बेस परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, B में पढ़ लिए हम लोग क्या भाई, तो एंगल 37 53 डिग्री का कॉन्सेप्ट, और नंबर C में हम लोग आते हैं हाउ टू राइट एंगल। नंबर C में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हाउ टू राइट एंगल। आप लोग भी हेडिंग कर लीजिए बच्चे, हाउ टू राइट एंगल। एंगल कैसे लिखते हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं, बताता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। जो देखिए, आप मुझे बताइए साइन थीटा, अगर मान लीजिए 1/2 दिया हुआ, एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा साइन एक्स साइन वाई जो भी, वो 1/2 दिया हुआ है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप कितना बोलेंगे? जल्दी बताइए, साइन थीटा अगर 1/2 दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू आप कितना बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चे 30 डिग्री बोल देंगे ना थीटा की वैल्यू 30 को, कि आपको पता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं मेरे बहादुर वाले बच्चे कि क्या साइन सिर्फ 30 डिग्री का वैल्यू होता है, या 31, 32, 33 डिग्री सब डिग्री का वैल्यू होता है, सब एंगल का? बताइए मुझे, सिर्फ 30 का होता है कि सबका होता है सर? होता है ना। तो अगर मान लीजिए आप फिजिक्स में क्वेश्चन बना रहे हैं और सॉल्व करते वक्त साइन थीटा 1/3 आ गया, तब थीटा कितना होगा? क्योंकि साइन थीटा 1/2 होता है तो 1/3 भी होता है, सब होता है, 1/2 1/3 1/1.33 बहुत सारा वैल्यू होता है। मैं पहले ही बता दिया ना, कोई ना कोई डिग्री ऐसा होगा ना थीटा जिसके लिए साइन थीटा 1/3 होगा। हो सकता है 29 डिग्री हो, मे भी पॉसिबल, हो सकता है 25 डिग्री हो सकता है 23 डिग्री हो, पता नहीं कितना एंगल हो, लेकिन कोई ना कोई तो एंगल होगा जिसके लिए साइन थीटा 1/3 होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वहां पे एंगल कितना होगा, कैसे बताएंगे? और देखिए रट भी नहीं सकते इतना, ठीक है 1/3 रट भी लिए, 1/4 कोई बोल देगा तो कैसे रटेंगे? 1/6 कोई बोल देगा तो नहीं ना रट सकते हैं सब। तो इस समय एंगल को कैसे दिखाएंगे? जैसे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाते आपको लास्ट में साइन थीटा 1/3 आ गया।
ऐसा थोड़ी ना कि आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल सेट करके आएगा कि sin थीटा हमेशा 1/2 ही सॉल्व करने के बाद लास्ट में आएगा। अब सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व करते करते हल करते करते sin थीटा 1/3 लास्ट में आ गया। अब थीटा कैसे लिखिएगा, तो सुनिए, अब जब थीटा लिखना होता है ना, तो इसके लिए इनवर्स के तरीके से एंगल लिखा जाता है। sin थीटा 1/3 हुआ तो यहां पे थीटा इक्वल टू होता है sin इनवर्स 1/3। ये देखिए sin थीटा 1/3, तो थीटा इक्वल टू sin, ये इनवर्स है, sin इनवर्स 1/3। कुछ बच्चे बोलेंगे यस मनीष सर ये समझ में नहीं आया, मुझे पता है कि समझ में नहीं आता। जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो जबरदस्ती हाजमोला खाके से पचाइए, जबरदस्ती हाजमोला खाकर पचाइए, क्योंकि मुझे पता है कि ये पचता नहीं है। जैसे यहां पे फील होता है, यहां पे महसूस होता है कि sin थीटा 1/2 है तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री पे sin थीटा 1/2 आ गया। और वैसे ही सर यहां बोलते 23 डिग्री 24 डिग्री तो समझ में आता, महसूस भी होता, लेकिन ये क्या है सर? अरे भाई sin थीटा 1/3 है तो वहां कुछ ना कुछ तो थीटा होगा ना। sin थीटा का कोई ना कोई थीटा तो ऐसा होगा जिसके लिए sin थीटा 1/3 होगा। तो उस थीटा को लिखने का ये तरीका है, ये तरीका है sin इनवर्स 1/3। कुछ बच्चे तो इतना भी सोच लेते हैं कि सर sin को हम नीचे डिवाइड में भेज दिए और फिर ऊपर भेज दिए तो पावर -1 हो गया। नहीं, ये लिखने का तरीका ऐसे नहीं होता है। ये sin और थीटा अलग नहीं है, दोनों इंटू नहीं है sin थीटा कि sin को डिवाइड में भेज दिया और ऊपर चल के पावर -1 हो गया। ऐसा बस लिखने का तरीका है। जैसे एक एग्जांपल और दिखा दूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 दिखाता हूं। देखिए tan थीटा मान लीजिए आपका √3 है। बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी 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 जल्दी। ऑब्वियस बात 60 डिग्री। ओके, और मान लीजिए tan थीटा का वैल्यू कुछ और है, √3 नहीं कुछ और है। एग्जांपल के लिए चलिए मैं मान लेता हूं 4 है। आप लोग को नोट्स वगैरह दूंगा तो मैं चाहता हूं कि नोट्स से आपका मिले, कुछ अलग डाटा ना ले लूं। बाकी डाटा तो कुछ भी ले सकता हूं, कुछ अलग डाटा ना ले लूं। तो मैंने बोला कि tan थीटा इक्वल टू 4 है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए मुझे? कैसे लिखूंगा tan थीटा 4 तो थीटा इक्वल टू कैसे लिखूंगा? यहां तो रटा हुआ नहीं है कि कितने डिग्री पर 4 होता है। तो यहां पे थीटा इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स 4। आइडिया लगा? अगर tan थीटा या sin थीटा या cos या कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है आपका, अगर आपको पता है वैल्यू तो एंगल के लिए आप इनवर्स यूज कर सकते हो। ओके, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट, फोर्थ एग्जांपल। फिफ्थ एक और एग्जांपल करता हूं। मान लीजिए cos थीटा 1/5 है। बताइए थीटा इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बताइए। cos थीटा 1/5 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बहादुर बच्चे? cos थीटा 1/5 तो थीटा इक्वल टू बिल्कुल सही है cos इनवर्स 1/5। अगला एग्जांपल cos थीटा के बाद tan थीटा इक्वल टू 0.3। बताइएगा tan थीटा इक्वल टू 0.3 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बोलिए। tan थीटा इक्वल टू 0.3 तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.3। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जैसे sin थीटा इक्वल टू 0.2 मान लीजिए है, sin थीटा इक्वल टू 0.2। अब बताइए थीटा इक्वल टू कितना होगा? जल्दी बोलिए। कैसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू? sin इनवर्स 0.2। मेरे बच्चे, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं। आप यही ना कहना चाह रहे कि सर ये फील नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि सर इतना डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ये कोई ना कोई डिग्री के बराबर ही जरूर होगा, लेकिन उतना डिग्री रट थोड़ी ना सकते हैं। कैसे रटेंगे? इसलिए लिखने का तरीका है, मात्र तरीका। इससे फील नहीं हो रहा है कि कितने डिग्री के बराबर मैं भी कर रहा हूं। ओके, तो ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इतना पढ़ाने के बाद कभी कभी कुछ बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि एस मनीष सर ठीक है, आप हमारे टीचर हैं और आप इतना बढ़िया से समझा रहे हैं और मैं आपकी बातों को मान भी लेता हूं कि ऐसे करके इनवर्स लिखा जाता है और आप टीचर हैं तो आपकी बात को मैं मानूंगा, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर। बच्चे बोलते हैं कि मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर। कौन सी क्वेश्चन? तो सर sin थीटा जैसे 1/2 है तो थीटा इक्वल टू 30 लिख दिए, sin थीटा 1/3 तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 1/3 लिख दिए, और आप बोल रहे हैं सर कि कोई ना कोई एंगल कोई ना कोई डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं आपका बात की होगा, हमको नहीं पता लेकिन होगा कोई डिग्री के बराबर। लेकिन सर जब sin थीटा 1/2 और थीटा 30 लिख रहे हैं, यहां पता है हमको, यहां इनवर्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं सर? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि sin थीटा हमारा 1/2 है तो यहां थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हम लोग को पता है। तो यहां अगर थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 1/2 लिखेंगे इस मनी सर, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं तो वो तो सबके लिए लागू होना चाहिए।
साइन थीटा 1/2 तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ यहां लिखेंगे, हर जगह इनवर्स लिख सकते हैं। रियली में मैं बताऊं, तो साइन इनवर्स 1/2 जो है ना थीटा का मान, ये 30 डिग्री के ही बराबर होता है। साइन इनवर्स 1/2 जो है ये 30 डिग्री के ही बराबर होता है। दोनों सेम है, दोनों सेम। जब मैथ में ये सब पढ़िएगा ना डिटेल में तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगेगा। अभी तो आप फिजिक्स से स्टार्ट ही किए हैं तो आप हल्का फल्का उतना ही पढ़िएगा जितना आपको यूज है। जरूरत से ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, जरूरत से ज्यादा पढ़िएगा नहीं, लेकिन जब मैथ्स में डिटेल में पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, समझ में आ गई बातें मेरे बच्चे? तो ये बात याद रखोगे आप लोग? बताओ मुझे क्यों मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि सर एंगल को लिखने के लिए जब वैल्यू नहीं पता हो कि कितने डिग्री का वैल्यू कितना है, तब इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनवर्स। ओके, तो सी नंबर में लिखिए हाउ टू राइट एंगल, और उसके नीचे ये एग्जांपल लिख के नोट में ये लिख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एंगल को कैसे लिखते हैं। और बहुत सारा ऑप्शन में रहेगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन एबीसीडी में इनवर्स में लिखा हुआ रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते मान लीजिए tan थीटा आपका आ गया, सॉल्व करते करते 5, तो tan थीटा इक्वल टू 5 आया, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने डिग्री बराबर tan 5 होता है, 5 होता है, 5 होता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 लिखा रहेगा। लिखने के लिए जानिएगा तब ना। नोट कीजिए, इससे मैं स्टार्ट हो जाता हूं, नोट कीजिए। ओके मेरे शेर, साफ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इससे आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या स्टूडेंट्स? कितने नंबर पॉइंट? ए बी सी हो गया, अब कितने नंबर पॉइंट जल्दी बोलिए? ए बी सी 3 पॉइंट हो गया। अब कितने नंबर पॉइंट पे चलें मेरे बच्चे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ए बी सी 3 पॉइंट हो गया। अब कितने नंबर पॉइंट पे चले मेरे बच्चे? जल्दी बताइए मुझे, बताइए डी नंबर पे। और डी में हम लोग जानेंगे एंगल का एस आई यूनिट। क्या जानेंगे? एंगल का एस आई यूनिट। नहीं आप जानते हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। रियली में आज तक हम लोग एंगल को किस यूनिट में मेजर करते आए, मापते आए हैं? बताइए, एंगल को किस में हम लोग मापते हैं? डिग्री में। डिग्री में हम लोग मापते हैं ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन रियली में ना स्टूडेंट्स, एंगल का एस आई यूनिट डिग्री नहीं होता है। डिग्री में हम इसलिए पढ़ते हैं ना 10th तक, क्योंकि 10th तक बहुत अधिक मैथ्स या बहुत अधिक फिजिक्स, खास करके फिजिक्स यूज नहीं आता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 10th तक डिग्री में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 10th तक हम लोग को बहुत अधिक मैथ या बहुत अधिक फिजिक्स का उपयोग नहीं आता। और जब बहुत अधिक यूज नहीं आता है तो फिर इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, 10 तक पढ़ते हैं। ओके, जब नहीं आता है तो हम लोग इजी वे में 10 तक पढ़ते हैं, जो पढ़ना होता है वो डिग्री में। लेकिन 11 12th में, आप मानिए मेरी बात कि 11 12th में अगर आप स्टडी डिग्री में कीजिएगा ना, रुला देगा। डिग्री में स्टडी कीजिएगा तो रुला देगा। डिग्री में स्टडी करना कोई आसान काम नहीं है। एंगल का एस आई यूनिट रेडियन होता है। कभी कभी बच्चे पूछते भी हैं कि सर जब हम डिग्री जानते ही हैं तो रेडियन में क्यों पढ़ाया जाता है या रेडियन में क्यों पढ़ा जाता है? तो मेरे बच्चे रेडियन शुरू सीखेगा तो थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट कि ये रेडियन क्या है, महसूस भी नहीं होगा, फील भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर फील होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। लेकिन अब मेरी बात मानिए, हायर एजुकेशन में जब आप जाइएगा, आगे के लेवल में स्टडी कीजिएगा तो रेडियन में स्टडी करना ईजी हो जाता है, डिग्री में हालत खराब हो जाता है। इसलिए रेडियन में पढ़ा जाता है। और एंगल का एस आई यूनिट रेडियन होता है, ना कि डिग्री होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ एंगल। डी नंबर में यूनिट ऑफ एंगल। डी नंबर में मेरे बच्चे यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ एंगल। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। पर लिखिए, एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, RADIAN। लिखिए एस आई यूनिट ऑफ, पहले लिखिए डी नंबर में यूनिट ऑफ एंगल, उसमें लिखिए एरो देकर, एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन and its symbol is, symbol होता है चिन्ह, is, या सो शॉर्टकट में RAD लिख देते हैं, रेडियन। symbol is RAD, या
फिर ऊपर में सी लिखते हैं, जैसे डिग्री में लिखते हैं ना 30 के ऊपर 0 30 डिग्री, वैसे ऊपर में सी लिखते हैं, ऐसे सी और सी, ये इसका सिंबल है, चिन्ह है। ओके, तो हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टूडेंट्स डिग्री से रेडियन में बदलना पहले सीखेंगे, फिर रेडियन से डिग्री में बदलना सीखेंगे और उसका यूज समझेंगे कि यूज क्या आता है, ये तीनों चीज को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बदलना सीखते हैं कि कैसे बदलेंगे रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन जो भी, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई पहले देखिए डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। देखिए डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में ये बदलना सीखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यस यस मनी सर समझ रहे हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशन याद करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग पढ़े थे ना बचपन में कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, पढ़े भी होंगे कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। और वैसे यहां भी एक रिलेशन होता है रेडियन और डिग्री के बीच। क्या भाई? तो पाई रेडियन में या 180 डिग्री में, जो भी बोलिए, पाई रेडियन में 180 डिग्री बोलिए या 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये आप याद रखिएगा। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के बीच। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ओके, तो बताइए मुझे, अगर ये रिलेशन याद कर लिए या माइंड में डाल लिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? जल्दी बोलिए। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा? बिल्कुल सही बच्चे, पाई बाई 180 रेडियन। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री में कितना होगा ये बताइए? x डिग्री में 180 में पाई, 1 में पाई बाई 180, तो x में पाई बाई 180 पाई बाई 180 इंटू x रेडियन। समझ में आया हाँ या ना? समझ में आया हाँ या ना? यस यस मनी सर समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए तालियां मेरे बच्चे, और यहां से रिजल्ट भी आ गया। देखिए तो x डिग्री को जब रेडियन में बदले, देखिए x डिग्री को जब रेडियन में बदले तो क्या किए? x में पाई बाई 180 से गुना किए, नहीं किए? देखिए ना, x डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किए, कितना भी डिग्री हो, x तो एग्जांपल के लिए लिए, उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट किए बदले, तो x में कितना से इंटू किए? पाई बाई 180 से। और रिजल्ट भी हम लोग को याद आ गया कि डिग्री से जब रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, कुछ देर के बाद ना आपको रटा जाएगा। देखिए कैसे, यहां मैं लिख भी देता हूं कि अगर मान लीजिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन में, तो कितना से इंटू करेंगे? पाई बाई 180 से। कितना से इंटू करेंगे बहादुर शेर? पाई बाई 180 से। ओके, वहीं अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो, डिग्री से रेडियन के लिए पाई बाई 180, तो रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो पाई बाई 180 से इधर डिवाइड इंटू कर रहे हैं डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से इंटू कर रहे हैं, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? पाई बाई 180 से डिवाइड, उल्टा करेंगे ना, इसे भेजेंगे तो पाई बाई 180 से डिवाइड। तो या तो डिवाइड करें या ऊपर जाके हमारा हो जाएगा पाई बाई 180, जो डिवाइड में ऊपर जाकर 180 बाई पाई बन जाएगा, यानी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें। नहीं तो आप रट लीजिएगा, मैथ्स में पढ़ने तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट पढ़े तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके सामने एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैं रटा दे रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आ रहा है। जो तो डिग्री से रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे ना, एग्जांपल तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल दिखाता हूं आपको, कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, समझ में इतनी बातें आ गई मेरे बच्चे, आइडिया लग गया? ओके, तो पहले इतना नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, पर इतना नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा इसे साफ करके और थोड़ा सा सुधार कर जगह कम कर लेता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखेगा, उसे भी आप लोग को बनाना है। चलिए मैं लिख देता हूं जल्दी से।
180 डिग्री में पाई रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री में कितना भाई, x डिग्री में कितना, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन हो गया। यानी जब मुझे डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180, इससे इधर जाना हो तो इतना से और इससे इधर आना तो इतना से। चलिए समझ गए। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिखेगा एग्जांपल। क्या है भाई क्वेश्चन कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, कन्वर्ट करना है और साइन पाई बाई 2 का मान निकालना। तो पहले 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताइए। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए मुझे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, 90 इंटू पाई बाई 180 मरेगा 2 टाइम में पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। मैं फिर से कर रहा हूं, 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2 रेडियन। तो या तो आप इसे रट लीजिएगा, ये कन्वर्ट करने के लिए जानिएगा। कन्वर्ट करने के लिए तो आना चाहिए बदलने के लिए। और साथ साथ में मेरे बच्चे ना आप यहां से भी देख सकते हैं। देखिए 180 डिग्री में कितना है, पाई रेडियन है। 180 डिग्री में पाई रेडियन दिख रहा है ना आप लोगों को। 180 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई रेडियन है। तो अगर हम 180 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इधर अगर हाफ करेंगे तो पाई का इधर हाफ, पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा। देखिए ऐसे भी देख सकते हैं। और इसी में एक चीज और पूछ रहा है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू। तो मेरे बच्चे जैसे आप इस साइन 90 जानते हैं ना, साइन 90 कितना होता है 1। तो 90 के जगह पर ही ना पाई बाई 2 रख देंगे। अब जैसे हम लोग देखिए इसका यूज जो रेडियन का होता है वो क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, जो हम लोग को फिजिक्स में यूज आएगा, अधिक जो यूज आएगा। जैसे हम लोग साइन 90 जानते हैं 1, तो अब साइन 90 नहीं लिखा हुआ रहेगा। अब साइन पाई बाई 2 पूछेगा कि साइन पाई बाई 2 कितना होता है, तो 1 होगा। साइन 91 तो साइन पाई बाई 2 भी 1। 90 की जगह पर पाई बाई 2 लिखा रहेगा। आपके माइंड में आना चाहिए कि पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 का पाई बाई 2 के बराबर या पाई बाई 2 का 90 के बराबर, तो साइन 91 हो गया। ओके। और वैसे 60 डिग्री को देखिए बदल रहा है, रेडियन में बोल रहा है बदलने के लिए, बदल देते हैं 60 को, कोई बात नहीं है। 60 को बदलो रेडियन में, कैसे बदलिएगा, 60 इंटू पाई बाई 180 मरेगा 3 टाइम में पाई बाई 3 रेडियन, मरेगा 3 टाइम में पाई बाई 3। ओके। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई कि साइन पाई बाई 3 का वैल्यू बताइए। तो साइन 60 आप लोग को पता ही है कि साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 बोलिए, मैं कर रहा हूं साइन 60 बोलिए, या 60 की जगह पर पाई बाई 3 बोलिए। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे, √3/2। आइडिया लग रहा है मेरे बहादुर शेर, आइडिया लग रहा है आपको कि साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। ओके, समझ में आ गया मेरे बच्चे। तो मैं साइड हो जाता हूं इसके बाद 1 सेकेंड। समझ में आ गया मेरे बच्चे, तो इसके बाद साइड हो जाता हूं। ओके। और आगे फिर इसके बाद आपको मैं पढ़ाता हूं, आप इसे नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। और आपको पता होना चाहिए चेंज करने के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप यहां से भी देख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 में पाई रेडियन, तो आपको 60 निकालना है। तो 180 का जब थर्ड कीजिएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो इधर भी पाई में 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 3 हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं, मैं साफ कर रहा हूं इसे। ये सब बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चंस। अब क्या कह रहा है, रेडियन को डिग्री में बदलने, वो भी बदल दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से कर रहा हूं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है ना, बदल दीजिए रेडियन को डिग्री में। कितना को बदलने कह रहा है, पाई बाई 6 को बदलिए। ओके, पाई बाई 6 को, पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में। तो कोई बात नहीं, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हो, 180 बाई पाई से इंटू ना, तो पाई से पाई मर जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और नहीं तो एक कम और कर सकते हैं आप कि पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 30 डिग्री तो आ ही गया, नो डाउट। इजी भी, आसान भी है। लेकिन एक काम आप और कर सकते हैं कि पाई की जगह पर 180 रख दीजिए। जैसे पाई की जगह पर, अगर यहां से मैं बता रहा हूं, देखिए पाई की जगह पर 180 रखिएगा तो 180 पाई बाई 6 मतलब, पाई बाई 6 मतलब पाई की जगह पर 180 बाई 6 कितना आ गया, 30। ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे आपको लगे।
ओके। और नहीं तो आप उल्टा भी बदल के चेक कर सकते हैं। पाई बाई 6 रेडियन में आया 30 डिग्री, तो उल्टा बदल कर देखिए कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन आता कि नहीं, चेक कर लीजिए। 30 डिग्री इक्वल टू 30 गुना 180 बाई सॉरी पाई बाई 180 सॉल्व कीजिएगा तो पाई बाई 6 आ गया। चेक कर सकते हैं ऐसे भी, उल्टा भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, पाई बाई 4 को चेंज कीजिए, कोई बात नहीं, पाई बाई 4 को चेंज करते हैं तो पाई बाई 4 में कितना से इंटू करेंगे, 180 बाई पाई से पाई मरेगा 45 टाइम में जाएगा 45 डिग्री। आप रिवर्स करके चेक कर लीजिए, 45 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाई 180, इससे 4 टाइम में जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। देख लीजिए, तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, दिक्कत कहां होता है, दिक्कत यहां होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि डिग्री से रेडियन में कब बदला जाता है, कैसे बदला जाता है, और रेडियन से डिग्री में कब बदला जाता है। तो मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताता हूं याद करने का। ओके, कि कैसे डिग्री से रेडियन में बदला जाएगा या रेडियन से कैसे डिग्री में बदला जाएगा। देखिए कैसे, सुनिए। जैसे डिग्री से रेडियन में बदलना है, मुझे बताइए पाई लाना है कि हटाना है, जल्दी बताइए मुझे। मैं ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का कि डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई लाना है या पाई हटाना है। सर पाई लाना है, तो पाई लाना है बच्चे, तो पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे करेंगे, यानी पाई बाई 180 से इंटू करेंगे। पाई ऊपर रहेगा तब ना, पाई ऊपर रहेगा तब ना पाई आएगा। तो यहां से 6 टाइम में पाई बाई 6, समझ में आ रहा है। और वहीं अगर मान लीजिए रेडियन से डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में, तो पाई यहां लाना है कि हटाना है। डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री में, तो डिग्री आना चाहिए, तो पाई नहीं ना रहना चाहिए। तो पाई हटाना है, तो पाई जब हटाना है तो पाई कब हटेगा, जब इंटू करेंगे 180 बाई पाई से, तब ना पाई से पाई कैंसिल होकर हट जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। ओके, बाकी 1-2 क्वेश्चन पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। ओके, इसे नोट कीजिए और इसे नोट कीजिए, और नोट करने के साथ साथ ना स्टूडेंट्स कुछ वैल्यू को रट लीजिएगा। मैं इधर लिखता हूं, रट लेना, कुछ वैल्यू को रट लेना। किसको किसको, जैसे 60 हो गया, 30, जो सब फेमस एंगल है ना उसको रट लेना। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं 180 डिग्री, कितना रेडियन बताइए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। बिल्कुल सही, ये सब जवान पे, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। और प्रैक्टिस करते करते जो आप लोग को होमवर्क वगैरह दिया हूं उससे क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, याद हो जाता है सब बच्चों को। ऐसे ही बहुत इजी चीज है। 90 को बदलूंगा तो कितना, पाई बाई 2 रेडियन। पता ना कैसे बदलोगे, 90 इंटू पाई बाई 180, मतलब यहां से पाई बाई 2 रेडियन। कुछ फेमस वाला याद रख लीजिएगा। ओके, कुछ फेमस वाला आप लोग को आराम से याद रख लेना है। और वैसे ही 90 के बाद अदर और भी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, तो 90 के बाद मान लीजिए आपका है 60 डिग्री, 60 को बदल लीजिए, 60 भी याद रख लीजिएगा, 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3। और ऐसे भी सोचिए ना कि 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, तो इधर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। 60 के बाद और कौन आपका होता है, 45 होता है, 30 होता है, ये सब ना फेमस है। 45 को अगर चेंज करना हो तो 45 इंटू पाई बाई 180 कितना आएगा, बोलिए मेरे साथ साथ, पाई बाई 4 रेडियन। बिल्कुल सही है। इसके बाद 45 के बाद हमारा होता है 30 डिग्री, 30 को बदलना रहेगा तो कितना करूंगा बोलिए, 30 इंटू पाई बाई 180, 6 टाइम में कैंसिल होगा, पाई बाई 6 रेडियन। इसके बाद 30 के बाद 45 के बाद हो गया 30 के बाद 15 डिग्री भी लिख लेते हैं, 15 भी हो जाएगा आपको, 15 इंटू पाई बाई 180 कितना हो जाएगा, पाई बाई 12 रेडियन, 12 टाइम में जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, देखिए ना 30 हो गया पाई बाई 6, तो 30 का हाफ होता है 15, तो इधर भी पाई बाई 6 का हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पाई बाई 12 हो जाएगा। बस से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, और एक और देख लीजिएगा 360 डिग्री का, 180 पाई है तो 360 डिग्री कितना होगा, 2 पाई होगा ना भाई, डबल इसका है ना, ये डबल, तो इधर डबल हो जाएगा ना, 2 पाई रेडियन। समझ में आ गया, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए मेरे बच्चे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ABCD 4 पॉइंट जान लिए, और टेंशन नहीं लेने का, आराम से इत्मीनान से पढ़ने का,
कोई टॉपिक ना समझ में आएगा तो ये सोचने का कि यस मनी सर का साथ है तो डरने का क्या बात। और सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, ये सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे, यूज आते जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि एंगल को अब हम लोग रेडियन में यूज करते हैं, डिग्री में नहीं यूज करते हैं। रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसे मैं ट्रिक बता रहा था, ये नोट नहीं करना है, तो मैं ट्रिक था हमारा समझने के लिए कि जब पाई लाना है तो पाई बाई 180 से इंटू करेंगे, और पाई हटाना है तो 180 बाई पाई से इंटू करेंगे। ओके, ठीक है, नोट कीजिए, इसे मैं साइड हो जाता हूं, नोट कीजिए जल्दी से वहां तक। ओके, नेक्स्ट वैल्यू। इससे पहले आज ही के क्लास में हम एक और वैल्यू निकालना सीखे थे, किसी डिग्री का। किस किस डिग्री का बताइए तो मुझे। आज ही के क्लास में हम लोग एक और वैल्यू निकालना सीखे थे, किसी डिग्री का। बताइए किस डिग्री का निकालना सीखे थे, बताइए 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 बच्चा लोग, किसका सीखे थे वैल्यू निकालना। सही सोच रहे हैं। 37 डिग्री एंड 53 डिग्री ना। एक और सीख लेते हैं, 180 डिग्री का वैल्यू और 270 डिग्री का वैल्यू। यह भी बड़ा धड़ल्ले से यूज आता है। किसका 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 180 डिग्री का वैल्यू एज वेल एज 270 डिग्री का वैल्यू, 270 डिग्री का वैल्यू। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, यहां ABCDE नंबर में वैल्यू ऑफ 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। देखिए सुनिए मेरी बात, अगर आपको रटना ही है तो आप कहीं से भी रट सकते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से रटना है जो कि आगे आपको याद करने में हेल्प दे, तब फिर मेरे तरीका से याद कीजिए, मेरे तरीका से समझिए। देखिए क्या आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता है, सर्कल के बारे में, ऐसे क्वाड्रेंट के बारे में, ऐसे सर्कल के बारे में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। नहीं पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे, कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन कॉस टेन कोई भी, वो 360 डिग्री के बाद अपना वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे ऐसा नहीं कि साइन 90 तक ही होता है, साइन 90 के बाद 360 तक होता है, और 360 के बाद भी आगे जाएगा 361 डिग्री, 362 डिग्री आगे जाएगा। तो 360 के बाद कोई भी रिपीट करता है, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपना वैल्यू। तो होता क्या है मेरे बच्चे, कि यहां पे एंगल को ना 0 डिग्री दिखाया जाता है। मतलब जो एंगल मेजर किया जाता है, मापा जाता है, वो इस लाइन को रेफरेंस लेके मेजर किया जाता है, इस लाइन के जरिए। तो इस लाइन के जरिए माप रहे हैं, और इसी लाइन का इसी के साथ एंगल कितना होगा, दो लाइन एक ही तरफ रहेगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री ना। और वही यहां का जो एंगल है, यहां पे, यहां इसके एंगल को 90 डिग्री बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 90। देखिए यहां 0 तो यहां कितना कहा जाता है, 90। देख रहे हैं। और इसके एंगल को 180 डिग्री कहा जाता है। यहां 0, यहां 90, यहां का 180 नहीं। देखिए ना, यहां से यहां 90 होगा, यहां से यहां 180 होगा, सोचने वाली बात है। और यहां के एंगल को कितना कहा जाएगा बताइए मुझे, यहां इस पॉइंट के एंगल को कितना कहा जाएगा, 270। इस क्लास के बारे में अगर नहीं जानते ये सब चीज, तक 2 बार रिपीट कीजिएगा क्लास को, तो ऑटोमेटिक ना समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के सफलता नहीं मिलता है। प्रैक्टिस हर एक इंसान को परफेक्ट बनाता है बच्चे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये आपका 0, 190, 180 और हो गया 270 डिग्री। तो मैं आपको 0 और 90 का तो वैल्यू आप लोग जानते ही होंगे। साइन 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 0 कॉस 90 वगैरह आप लोग जानते होंगे, 10 वगैरह। हम आपको 180 और 270 सिखाएंगे। और 180 270 जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, वो आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। सुनिए, इसका निगेटिव ये होता है और इसका निगेटिव ये होता है। क्या बोले, इसका निगेटिव ये और इसका निगेटिव ये। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0, जल्दी बताइए, साइन 0 कितना होता है, 0। तो साइन 0 का जस्ट निगेटिव साइन 180, जस्ट इसका उल्टा है ना, इसका सामने ये और इसके सामने ये। तो साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 का निगेटिव, साइन 0 0, तो 0 का निगेटिव कितना, -0, यानी -0 0 ही होता है ना, यानी साइन 180 भी 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, जल्दी बोलिए। कॉस 0 मेरे बहादुर स्टूडेंट्स कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होती है 1, पता होगा, कॉस 0 1।
जीरो बोलो या जीरो रेडियन बोलो, 90 को π/2 रेडियन बोलो, इसको पाई रेडियन बोलो, इसको 3π/2 बोलो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में, लेकिन अभी रेडियन में तुरंत पढ़े हैं तो हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं बने, इसलिए आराम से हम डिग्री में बोल रहे हैं। तो cos 0 हमारा 1 होता है, तो cos 180 कितना हो जाएगा ये बताइए। cos इसका जस्ट निगेटिव -1, 1 का जस्ट निगेटिव, इसका निगेटिव, ओके। वैसे tan 0 कितना होता है, tan 0 tan 0 0 होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा tan 180, 0 का निगेटिव कितना 0। आया बात समझ में। तो 0 अगर आपको याद है साइन कोसाइन का, तो इसके हेल्प से 180 निकाल लेना, इसका माइनस कर देना यहां, और वैसे इसका माइनस ये होता है, ये सब ट्रिक है याद करने का। जैसे साइन 90 कितना होता है, जल्दी बोलिए, साइन 90 1, तो इसका जस्ट निगेटिव साइन 270 कितना हो जाएगा, -1, ओके। और वैसे साइन बच्चे cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो इसका जस्ट निगेटिव cos 270, 0 का निगेटिव 0 बोलो या ये बोलो, ओके। वैसे tan 90 कितना होता है, tan 90 इसका निगेटिव ही होता है। tan 90 कितना होता है, या तो अनडिफाइंड बोलिए या इन्फिनिटी बोलिए, इन्फिनिटी हम लोग लेकर चलेंगे। तो tan 90 इन्फिनिटी, तो जस्ट उसका tan 270 जो हो जाएगा 270, वो माइनस इन्फिनिटी समझते हैं ना। जैसे रियल नंबर लाइन जो होता है ना, तो उसमें आपको पता है ना कि इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, प्लस अनंत माइनस अनंत, निगेटिव में इन्फिनिटी, ओके। तो ये होता है, तो इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, ओके, कर लिए नोट स्टूडेंट्स। तो साफ करता हूं इसे, और साफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। और आप याद रखिएगा कि इसका निगेटिव वो होता है, उसका निगेटिव वो होता है, उसका निगेटिव मतलब इसका निगेटिव है और यहां का निगेटिव भी है। और सोचने वाली बात है कि +x -x +y -y ऐसे करके भी माइंड में रख सकते हो। माइंड ही में तो रखना है, कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज थोड़ी ना करना है, दिमाग ही में रखना है ना भाई, कि याद रहे सब दिन, टेंशन ना हो ज्यादा याद करने के लिए, यही बात चीज चाहिए ना। तो इसके लिए क्या ज्यादा टेंशन लेने का, आसान तो याद रखना है, बहुत हार्ड है भी नहीं, इतना हार्ड है भी नहीं कि याद नहीं रहेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पॉइंट्स हुआ जो आपको जानना चाहिए था। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या जाने, परपेंडिकुलर बेस के बारे में। दूसरा पॉइंट में क्या जाने, 37 53 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या जाने कि एंगल को इनवर्स में कैसे लिखा जाता है, जहां वैल्यू नहीं पता वहां इनवर्स में कैसे लिखा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जाने रेडियन के बारे में, कि एंगल का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है, बदलते कैसे हैं डिग्री से रेडियन में, π/180 से इंटू करके। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जाने कि 270 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साइन कोस टैन का, ओके। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे और फिर स्टडी करेंगे, ओके मेरे स्टूडेंट्स। अब हो गया हम लोग का ट्रिगोमेट्री खत्म, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। क्या ट्रिगोमेट्री के उन पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, बार बार आपको यूज आएगा, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री, हेडिंग की जो ज्योमेट्री। सबसे पहले बताइए ज्योमेट्री में पढ़ते किसके बारे में है, जल्दी बताइए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स की ज्योमेट्री में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं भाई। ज्योमेट्री में हम लोग किसी भी मैथमेटिकल फिगर के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, या फिर ट्रापेजिज्म हो, या कोई भी जो मैथमेटिकल फिगर हो, ज्योमेट्रिकल फिगर हो, सबके बारे में स्टडी करते हैं, ओके। तो ज्योमेट्री हेडिंग करके नीचे लिख लीजिए, शॉर्टकट में लिख लीजिए, इन इट वी स्टडी अबाउट द मैथमेटिकल फिगर्स। इन इट वी स्टडी अबाउट द मैथमेटिकल फिगर्स। इन इट वी स्टडी अबाउट द एनी मैथमेटिकल फिगर्स। लिख लिए, ठीक है। और सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे ना, कि मैथमेटिकल फिगर के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। हालांकि मैथमेटिकल फिगर के बारे में आपको नॉलेज होगा कि किसे बोलते हैं रेक्टेंगल, किसे बोलते हैं सर्कल, वगैरह 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 वगैरह, लेकिन शॉर्टकट में एक बार रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए, ओके। तो फिगर का नेम जरा देख लेते हैं, फिगर का नेम, फिगर नेम, ओके। तो फिगर के नेम के लिए सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि अगर कोई ऐसे होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, आप लोगों को पता है स्टूडेंट। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, अगर कोई ऐसे होता है जिसमें 4 साइड हो, इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल। इसके बाद
चार साइड हो लेकिन आमने सामने का भुजा बराबर हो, साइड बराबर हो, ये बराबर ये और ये बराबर ये, और ईच एंगल की वैल्यू राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए मुझे? रेक्टेंगल। इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, और इसी में अगर फोर जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड हो, और फोर साइड में ही स्पेशल केस अगर आमने सामने का भुजा साइड बराबर हो और उसके बाद ईच एंगल 90 हो, तो रेक्टेंगल सारा साइड अगर बराबर हो, ये बराबर ये बराबर ये, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसे बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा है उसी के जैसा। इसमें क्या कि आमने सामने का साइड इक्वल है बट ईच एंगल 90 नहीं है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, बट ईच एंगल 90 नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे, आपको पता होगा, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अगर जो चार साइड है ये चारों का चारों साइड आपस में इक्वल हो, उसी के जैसा, स्क्वायर के जैसा, बट आपको पता है कि स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है, इसमें ईच एंगल 90 ना हो तो इसे बोलते हैं रोम्बस। हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस। और नेक्स्ट 7 नंबर में बस आमने सामने का जो साइड है ना, ये पैरेलल होना चाहिए और कोई कंडीशन नहीं, बस इसके पैरेलल ही है, कोई भी दो साइड, ये दोनों साइड पैरेलल हो या ये दोनों साइड पैरेलल हो के, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैपिज्म। आपको पता होगा इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैपिज्म। तो ये बहुत इजी चीज है, ऐसा नहीं कि काफी हार्ड है जो आपके समझ से बाहर हो। तो माइंड में रखना है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं फिर से कर रहा हूं, माइंड में रखना है डियर वाले स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल, फोर साइड हो क्वाड्रिलेटरल, और ये और ये तीनों सब के सब क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। आमने सामने का साइड इक्वल हो, ईच एंगल 90, रेक्टेंगल सारा साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 तो स्क्वायर। आमने सामने का बस साइड इक्वल हो, बल्कि एंगल कुछ भी हो सके तो उसे पैरेललोग्राम। सारा साइड इक्वल हो, एंगल कुछ भी हो सकता है तो रोम्बस, और दो साइड आमने सामने का अगर पैरेलल तो उसे ट्रैपेजियम बोलते हैं। ओके, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर इसके अंदर के एंगल का सम निकालें तो सम कितना होगा, जोड़। इसे नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल, बी नंबर में, ज्योमेट्री के बी नंबर में। ट्रिगोमेट्री पढ़ लिए ना हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री पढ़ा ना, हम लोग आते हैं ज्योमेट्री के बी नंबर पे। ओके, बी नंबर में लिखिए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा, बताइए मुझे। ट्रायंगल के का जो तीनों इंटरनल एंगल होता है, तीन जो अंतःकोण जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंटरनल एंगल, अंदर का जो एंगल होता है, उसका जोड़ कितना होता है बताइए तो मुझे जल्दी से। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और 180 डिग्री ना मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, और 180 डिग्री ना मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स। यस एस मनी सर, 180 डिग्री होता है। ओके ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि सिर्फ ट्रायंगल या रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल नहीं, बल्कि कैसा भी और कितना भी साइड हो, सारे के सारे इंटरनल एंगल का सम अभी हम लोग देखेंगे। देखिए बी नंबर में, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल। ओके, जैसे ट्रायंगल है तो आपको पता है कि ट्रायंगल के में तीन एंगल होता है, 1 2 3, और इन तीनों एंगल का जो सम होता है, मान लीजिए वो एंगल 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, आपको पता होगा। हाँ, क्वाड्रिलैटरल में अगर मैं पूछूं जिसमें चार साइड होता है, आपको पता होगा। अगर मैं क्वाड्रिलैटरल में पूछूं कि इसके टोटल एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोल दीजिएगा 360, आपको पता भी होगा। लेकिन हम लोग वजह भी जानेंगे कि कैसे, क्योंकि ये वजह जानिएगा ना तो इसके हेल्प से कितना भी साइड क्यों ना हो, सबका आप एंगल निकाल लीजिएगा टोटल। देखिए जैसे इसका 360 क्यों होता है, ऐसे हम इसके लिए समझने के लिए हम इसे ऐसे मिलाकर इसे दो ट्रायंगल में बांट देते हैं, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर। ओके, तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल का ये जो सम होगा वो 180 डिग्री, और इधर जो ट्रायंगल बन रहा है इसका भी सम हो 180 डिग्री। ओके,
तो इधर से भी हमारा 180 डिग्री मेरे बच्चे, और इधर से भी हमारा 180 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया ना। तो मान लीजिए एंगल 1 2 3 4, तो यहाँ एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 360। और बहुत आसान है याद करने का भाई, 4 साइड है तो ट्रायंगल बना 2, एक इधर एक इधर, इसका भी 180 इसका भी 180, तो एंगल का सम निकालेगा। तो ऑब्वियस सी बात मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम लोग कि 2 ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल का एंगल 180 है, तो 2 ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा 2 × 180 मतलब 360। वहीं अगर 5 साइड होगा तो कितना एंगल होगा जल्दी बताइए? टोटल एंगल का सम 5 साइड होगा तब बच्चे, इसमें तो 4 साइड है, 5 रहेगा तो टोटल एंगल का सम कितना होगा? बहुत आसान निकालना है, मिला दीजिए ऐसे, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, यही ना, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। ऐसा नहीं कि ऐसे मिला दीजिएगा फिर ऐसे मिला दीजिएगा, नहीं, एक कॉर्नर को फिक्स रखिएगा और इससे मिला दीजिएगा, इधर में 3 ट्रायंगल बन गया। तो 3 × 180 करेंगे हम लोग तो 540। और याद रखना बहुत आसान है, कैसे बोलिए? देखिए मैं बताता हूं आपको, 4 साइड है तो ट्रायंगल बना 2, यानी जितना साइड है उससे 2 कम ट्रायंगल। 4 में से 4 - 2 2 होता है, 4 - 2। यहां पे 5 साइड है तो ट्रायंगल बना 3, 5 - 2 भी यहां भी 3 होता है। मतलब जितना साइड होता है ना उससे 2 कम ट्रायंगल बनता है। जैसे कि एग्जांपल और आपको दिखाता हूं हेक्सागोन में, ये तो पेंटागोन है, हेक्सागोन दिखाता हूं। ये देखिए आपका हेक्सागोन है, इसमें मिलाइए, 1 2 3, देख रहे हैं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बन गया। 6 साइड है तो ट्रायंगल का नंबर 4 हो गया, तो 4 × 180, टोटल एंगल का सम कितना हो गया? 720 डिग्री। तो बहुत हार्ड नहीं बच्चे, बहुत इजी है। माइंड में रखना है कि जितना भी साइड क्यों ना हो उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा। इसमें 6 साइड है, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल का एंगल 180 होता है, इंटू करके निकाल लिए। ओके, और वैसे अगर मान लीजिए आपके पास 7 साइड रहेगा तो 1 2, जल्दी बोलिए मुझे, 7 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। बताइए मुझे, मैं साइड हट जाता हूं, 7 में टोटल एंगल का सम कितना होगा जल्दी बताइए? सोचिए ना मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, भाई आपके पास साइड टोटल 7 है तो ट्रायंगल कितना बनेगा? 5 बनेगा। मैंने बोला ना कि जितना साइड रहेगा उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा 5, तो और एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180। चलिए यहां से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना भी साइड रहेगा ना मेरे बच्चे, तो माइंड में रखना है आप लोगों को कि उससे 2 कम ट्रायंगल बनेगा, और इसका टोटल इंटरनल एंगल का सम हो गया 900। आप चाहे तो मिलाकर चेक कर लीजिए, टिक 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 टिक, एक ट्रायंगल, टिक 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 टिक, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 5 ट्रायंगल। ये देखिए 1 2 3 4 5, देख रहे हैं? वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास n साइड रहेगा तब बताइए, तो n साइड मतलब 20 रहे, 25 रहे। जैसे आपके पास कोई एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके पास 50 साइड्स है, 50 साइड है, तब टोटल एंगल का सम कितना होगा इंटरनल का? बताइए मुझे। 50 साइड रहेगा तो 48 ट्रायंगल होगा, और एक ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है, तो 48 × 180 कर लेंगे, 2 कम ट्रायंगल बनेगा ना। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि n साइड हो, आगे मैं लिखता हूं 4 5 6 नंबर में, इफ पॉलीगॉन, या फिर n साइड पॉलीगॉन, फॉर n साइड पॉलीगॉन, n साइड अगर कोई पॉलीगॉन है, बहुभुज है, n साइड पॉलीगॉन, ओके, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा जल्दी बताइए? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, रिपीट माय स्टूडेंट्स, फॉर n साइड पॉलीगॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? n-2 होगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? n-2। ओके, फॉर n साइड पॉलीगॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल n-2। तो सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल कितना होगा जल्दी बोलिए? सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल, रिपीट है स्टूडेंट्स, टोटल ट्रायंगल बना हमारा n-2, तो टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? n-2 × 180, समझ रहे हैं?
टोटल इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो n माइनस 2 इंटू 180 होगा। याद रखिएगा, जितना साइड उससे दो कम ट्रायंगल, और ट्रायंगल की नंबर निकल गया n माइनस 2, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इंटरनल एंगल का सम हमारा निकल गया। अच्छा, एक बात और बच्चे, कभी कभी ना ये भी पूछता है कि मतलब जरूरत पड़ता है, पूछता थोड़ी ना फिजिक्स में, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको जितना ही पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में, तो जरूरत आपको पड़ेगा कि अगर पॉलीगॉन आपका रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारा साइड इक्वल है, ये जितना भी साइड है सब आपस में इक्वल है, तो सब आपस में साइड इक्वल रहेगा तो ये तो पता होगा कि सब एंगल भी इक्वल होगा, ये सारा एंगल इक्वल होगा। तो जब रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो ईच एंगल की वैल्यू भी पूछता है कि प्रत्येक एंगल का मान कितना होगा, हर एक एंगल का वैल्यू बताइए। तो कैसे निकालिएगा, देखिए टोटल एंगल का सम आप निकाल ही चुके हैं कि टोटल एंगल का सम कितना होगा, और टोटल साइड n है तो एंगल भी n बनेगा, तो टोटल का सम निकल चुका है, टोटल एंगल n है तो टोटल के सम में यानी टोटल के जोड़ में टोटल एंगल से डिवाइड कर देंगे नंबर से, तो ईच एंगल का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या। मैं कह रहा हूं इफ पॉलीगॉन इज रेगुलर, देखिए इफ पॉलीगॉन इज रेगुलर, अगर पॉलीगॉन हमारा रेगुलर है तो देन इच एंगल निकालनी हो, तो इच एंगल की जो वैल्यू होगी देखिए n माइनस 2 इंटू 180, तो टोटल एंगल का सम आ गया और उसमें n से डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, तो ये हो गया वैल्यू हमारा ईच एंगल का, प्रत्येक एंगल का। ओके, और जल्दी से इसे नोट कीजिए बच्चे, इसे साफ करता हूं और इस पर क्वेश्चन देखूंगा तो आइडिया लगेगा, लेकिन माइंड में रखना है कि जितना साइड उससे दो कम ट्रायंगल 180 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल 180 होता है तो 180 से इंटू कर देंगे तो टोटल एंगल का सम निकल जाएगा इंटरनल का। और अगर ईच एंगल पूछ रहा है तो ईच कब पूछेगा या ईच का कब जरूरत पड़ेगा प्रत्येक एंगल की वैल्यू का, जब हमारा पॉलीगॉन रेगुलर हो, इक्वल साइड का पॉलीगॉन रेगुलर हो, तो पॉलीगॉन रेगुलर और अगर ईच एंगल पूछे तो टोटल एंगल का सम निकल गया, उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ओके, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप नोट कीजिए इसे जल्दी से। ओके मेरे स्टूडेंट्स, साफ कर रहा हूं इसे, इस पे क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग ना बच्चे देखो, जितना अधिक पढ़ाई कीजिएगा, जितना अधिक आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा। विदाउट मेहनत ना स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, बड़ा लक्ष्य रखना, कंटिन्यूटी, ये सब जो चीजें हैं ना, अगर आप नहीं ना बरतोगे तो पिछड़ते चले जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब चीजें अगर आप नहीं बरतोगे तो जिंदगी में पिछड़ते चले जाओगे। तो जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी होता है रोज पढ़ाई करना, हार्ड वर्क करना, कुछ बड़ा लक्ष्य रखना, तब जाके ना आप मान लो कि एम रखोगे चौका मारने का, तो आपसे चौका जाएगा या ना भी जाएगा, लेकिन अगर आप छक्का मारने का एम रखोगे हो सकता है आपसे चौका चला जाए। इसलिए कहा जाता है कि बड़ा एम रखने का। ओके, क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, चलिए बनाइए। क्लास असाइनमेंट निकालिए, उसमें क्वेश्चन दिख रहा है, बनाइए क्लास असाइनमेंट निकालिए बच्चे। क्या कह रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन है के पास 52 साइड है, तो सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल कह रहा है रेडियन में, इन रेडियन, और ईच एंगल की वैल्यू। ओके, तो मैं क्वेश्चन का यहां सॉल्यूशन करता हूं, देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए। सम ऑफ ईच इंटरनल एंगल, 52 साइड है बच्चे, 52 साइड, तो टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है सोचिए, टोटल एंगल का सम कितना होता है, 52 साइड है तो ट्रायंगल कितना बनेगा 50, दो कम बनेगा ना 50, और एक ट्रायंगल का एंगल होता है 180, तो 50 इंटू 180 कर देंगे तो टोटल एंगल निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी n माइनस 2 इंटू 180। सॉल्व करेंगे 52 माइनस 2 इंटू 180, आगे सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू 180 और हमारा आ जाएगा 90 पर 9000 डिग्री, 9000 डिग्री। और इसको रेडियन में बदलने के लिए कह रहा था, हम लोग जानते ही हैं कैसे बदलते हैं, बताइए। डिग्री से रेडियन में बदलना, यानी पाई लाना है कि पाई हटाना है, पाई लाना है, इसलिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से यहां चला जाएगा। टोटल इंटरनल एंगल का सम आ गया 50 पाई रेडियन। अच्छा, इसी में एक चीज और कह रहा है, ईच एंगल, ईच इंटरनल एंगल को, कि देखिए ध्यान से, पॉलीगॉन रेगुलर है, रेगुलर मतलब सारा साइड इक्वल है,
तो सारा एंगल भी इक्वल होगा और ऑब्वियस सी बात 52 साइड है, यानी एन साइड है 52, तो 52 एंगल होगा। तो टोटल का सम निकल ही चुका है, उसमें डिवाइड कर देंगे उतना से। n माइनस 2 180 टोटल एंगल होता है, उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। n माइनस 2 इंटू 180 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9000 बाई 52। इसे घर पे सॉल्व कर लीजिएगा तो लगभग में वैल्यू आ जाएगी 173.07 डिग्री, इतना डिग्री एंगल हो जाएगा। चाहे तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर सम ऑफ इंटरनल एंगल की बात करते हैं कि इंटरनल एंगल का सम क्या होगा। पहले इसे नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, नोट कीजिए बच्चे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल का जोड़ कितना होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल पे हम लोग आते हैं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, सम ऑफ इंटरनल एंगल पे आते हैं, टोटल एंगल का जोड़ पे आते हैं कि टोटल एंगल का सम कितना होगा। रेडी मेरे बच्चे, रेडी शेडी गो। यस यस मनीषा रेडी है। ओके, बताइए सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा। सी कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल, इंटरनल तो अभी तक पढ़ ही रहे थे। एक्सटर्नल एंगल, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 एक्सटर्नल एक यहां एक यहां एक यहां बनेगा, तो 3 एक्सटर्नल का सम निकालना। जैसे ये मान लीजिए एंगल 1 हो गया, ये हमारा एंगल 2 और ये हमारा एंगल 3, ये तीनों एक्सटर्नल एंगल का हमें सम निकालना है। कितना होगा, ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चे 360 डिग्री। कोई भी कितना भी साइड हो, एक्सटर्नल का सम निकालेंगे तो 360 होगा। क्यों, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि यहां से ऐसे ऐसे होते 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 हम लोग एक चक्कर पूरा मार रहे हैं। एक्सटर्नल का सम निकालेंगे ना तो ऐसे घूमते 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 सबका एक्सटर्नल का जो सम होता है वो 360 होता है। मैं लिख भी दे रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री, या रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलिए। अच्छा, वहीं 4 साइड रहेगा तब एक्सटर्नल का सम कितना होगा, जल्दी बताइए। 4 साइड रहेगा मेरे बच्चे तब एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा। 4 साइड रहेगा तब, जल्दी बोलिए। अगर 4 भुजा रहेगा तब एक्सटर्नल एंगल का जोड़ कितना आएगा मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, डियर वाले बताओ जल्दी से। 4 साइड रहेगा तो भी 360 डिग्री, मैंने पहले ही बताया। देखिए ये आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एक्सटर्नल का सम वही आना है, एक्सटर्नल का सम वही आना, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। ओके, 3rd नंबर पॉइंट देखिए बच्चे। नेक्स्ट, ये 4 साइड हुआ, 5 साइड वाला भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 साइड का भी हो सकता है ना। और अगर 5 साइड का निकालें तो इसका भी 360। देखिए एंगल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 360 डिग्री। आइडिया लग रहा है मेरे बच्चे, आइडिया लग रही है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। ओके, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल में एरो देकर लिखिए। 3 नंबर पॉइंट कीजिए। ए और बी पढ़ लिए ना, ए में जाने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैथमेटिकल फिगर की रेक्टेंगल ट्रापेजिज्म वगैरह क्या होता है। वी नंबर में हम लोग जाने अभी जो पढ़े एक्सटर्नल एंगल का, इंटरनल एंगल का सम, अभी एक्सटर्नल का पढ़ रहे हैं। सम ऑफ लिखिए एक्सटर्नल एंगल में। फॉर एनी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। फॉर अ पॉलीगॉन लिखिए, फॉर अ पॉलीगॉन सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल एंगल इज 360 डिग्री। ओके ओके, ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे करता हूं साफ और बढ़ता हूं आगे। मैं कह रहा हूं इसे मैं करता हूं साफ और बढ़ता हूं आगे, और आगे जाके मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ता हूं। वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर कहोगे सर हम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते ही हैं सर सबका, जैसे हम लोग को क्यूब वगैरह का पता होता है या क्यूबाइड वगैरह का पता है, एलबीएच या साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये सब पता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूं और वो बहुत यूज आएगा। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट, डी नंबर कॉन्सेप्ट, ए बी सी डी नंबर, वॉल्यूम फॉर्मूला।
फॉर्मूला। इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे कॉन्सेप्ट कि कोई भी सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक मतलब चारों ओर से बराबर, ऐसा नहीं कि ऊपर जाकर ऐसे फैल रहा है या ऊपर जाकर ऐसे सिकुड़ रहा है, वैसा नहीं, ना फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है, बल्कि चारों ओर से बराबर अगर कोई फिगर है तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास ये कोई फिगर है, आप लोग जानते हो इस फिगर का नाम भी, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप जानते हैं कि कौन सा फिगर है, जरा ऐसे करके बनाए भी होंगे आप लोग। ये देखिए, दिख रहा है? यस मेरे बच्चे। तो इसका जो वॉल्यूम, मान लीजिए ये लेंथ हमारा एल है, ये हमारा बी, और ये हमारा मान लीजिए एग्जांपल के लिए एच है, एक एल एक बी एक एच। ओके, तो इसका वॉल्यूम तो आप एल बी एच जानते हो, वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो अभी अगर हम सीख रहे हैं ना तो आप ऐसे करके भी जान सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेस का एरिया, ये जो बेस है, बेस का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, और इंटू हाइट। किसी का भी जो वॉल्यूम होता है ना वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, याद रखिएगा, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, एल बी के इक्वल, और हाइट हमारा एच के इक्वल, यानी वॉल्यूम कितना होगा, एल बी एच। समझ रहे हैं? बेस एरिया एल बी के इक्वल, हाइट हमारा एच के इक्वल, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। ऐसा ही नहीं, जैसे आप सिलेंडर वगैरह भी देखे होंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम वगैरह आपको पता होगा, तो यहां भी बेस का एरिया इंटू हाइट होगा। ये बेस का एरिया, सबसे अधिक सिलेंडर यूज आएगा, सिलेंडर में बेस का एरिया ले लेना और ये हाइट ले लेना है, इंटू कर लेना। ओके, देखिए ना, बेस का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया मेरे बहादुर शेर लोग पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ये एच है ना, तो आपको पता होगा ना कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहां भी वही हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, बेस एरिया हमारा ए है तो ए इंटू एच, और यही ए का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोग पढ़ते हैं। इसी सिलेंडर को अगर सुला देंगे तो हाइट के जगह पर लंबाई हो जाएगा, वही हो जाएगा। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ऐसे कोई साइड कोई फिगर है, ऐसा कोई मैथमेटिकल फिगर, ये देखिए, कोई मैथमेटिकल फिगर ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं बच्चे? और ये देखिए, देख रहे हैं? और इसे मैं मिला दे रहा हूं, तो ये भी सिमेट्रिक फिगर है। ऊपर जाके ना, ये ऊपर जाके सेम ऊंचाई का है, मतलब सेम तरीके से फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके कहीं अधिक कहीं कम हो गया, नहीं, ये भी सिमेट्रिक फिगर, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर ये है। ठीक है, ये भी देखिए सिमेट्रिक फिगर है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है स्टूडेंट्स, और इसका भी मुझे वॉल्यूम निकालना कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये देखिए, ये छूट गया ना, ये छूट गया, ये देखिए। तो इसमें भी वही करेंगे, नीचे का बेस एरिया इंटू हाइट। ये नीचे का जो बेस एरिया होगा, ये मान लीजिए एरिया ए है और ये हाइट एच है, तो इसका भी वॉल्यूम वही होगा। हाँ, ऊपर जाके फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तब ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा, यहां भी वही होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, समझ में आ रही है चीजें? तो ये बात मेरे बच्चों को माइंड में रखना है, रखोगे ना स्टूडेंट्स? क्या कि सर जो वॉल्यूम होगा यूज आएगा हम लोग को, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। कैसा भी हम लोग का फिगर हो, सिमेट्रिक हो, तो बेस का एरिया मतलब एक एरिया और हाइट इंटू कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, नोट कीजिए जल्दी से। और हाँ, वॉल्यूम फॉर्मूला में एरो देकर लिख लीजिए, वॉल्यूम फॉर्मूला में एरो देकर लिखिए, लिखिए उसमें लिखिए, फॉर सिमेट्रिक फिगर वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट।
फॉर सिमेट्रिक फिगर जो है, वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। फॉर सिमेट्रिक फिगर वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। और ये नोट कर लीजिए, आइडिया लग रही है ना, ये चीजें आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। मैं साइड हटता हूं और जल्दी से इसे नोट कीजिए। ये सब इसलिए बस पढ़ा रहा हूं ना मेरे बच्चे, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना हो आगे जाकर, मतलब आगे जाकर ये सब चीजें आपको पता हो। ओके, चलिए ठीक है, नोट कर लिए। तो साफ करता हूं और ज्योमेट्री के बाद हम लोग आ जाते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में तो बहुत कुछ खास नहीं पढ़ना, हल्का फल्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ही हो जाएगा, और अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो सब यूज आएगा। ओके, अलजेब्रा का जो फॉर्मूला वगैरह है a+b का होल स्क्वायर वगैरह ये सब आप जानते भी होंगे, और मैं इस प्रत्येक फार्मूला को लिखूंगा भी नहीं यहाँ पे, बहुत सारा फार्मूला को आप लोग को मैं यहाँ बोर्ड पे प्रोजेक्ट कर दूंगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज आएगा, वो यूज आता है अलजेब्रा का फॉर्मूला। लेकिन पहले जानते हैं कि अलजेब्रा होता क्या। लिखिए टॉपिक अलजेब्रा। कर लिए बच्चे हेडिंग अलजेब्रा, बहुत अच्छी बात, अलजेब्रा हेडिंग कर लिए। तो देखिए अलजेब्रा क्या होता है, पहले ये बताइए अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा ना रियली में मेरे डियर स्टूडेंट्स बड़े चीजों को सिकोड़ कर छोटे में करने का चीज है। कोडिंग है, कोडिंग। जैसे आपको पता होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, इतने बड़े को सिकोड़ कर अगर रखे छोटा में तो उसे लिखते हैं हम लोग a + b + c का होल स्क्वायर, लिखते हैं ना। उतने बड़े चीजों को सिकोड़ कर छोटे में रखते हैं ना। नहीं समझ में, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca या ac लिखिए इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर। यही तो अलजेब्रा है, कोडिंग। बड़े से चीजों को सिकोड़ कर छोटे में रखना। और आजकल जो टेक्नोलॉजी इतना विकसित कर रहा है ना बच्चों, उसमें भी अलजेब्रा का ही होता है योगदान। आप आगे जाकर पढ़िएगा कि नए वैरायटी का अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना होता है, जानना होता है, वो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। देखिए ना, पहले का जो मेमोरी कार्ड वगैरह होता था वो इतना बड़ा बड़ा होता था। मैं बार बार बोलता हूं, हर एक बैच में बोलता हूं कि नोकिया का एक मोबाइल आता था N70 के N70 ऐसे कुछ मोबाइल का नाम था, मुझे एग्जैक्ट कुछ याद नहीं है, बट उसमें 512 MB का मेमोरी कार्ड लगता था, मतलब आधा GB का। और आधा GB का मेमोरी कार्ड इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा, जितना बड़ा रैम होता है उतना बड़ा। और आजकल आपको पता है और हम लोग को पता है कि आजकल इतनी छोटा मेमोरी कार्ड में 64 GB तक स्टोरेज होता है। तो आप देख लो, यहीं से आइडिया आपको लग रही होगी मेरी बातें। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था बच्चे कि ये जो चीजें होती है ना, ये सब जो चीजें होती हैं अलजेब्रा वगैरह, ये कोडिंग होता है। बड़े से चीजों को सिकोड़ कर छोटे में रखना, ये टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। पहले बड़ा बड़ा टीवी होता था, पतला पतला सिकुड़ रहा है, टेक्नोलॉजी सिकुड़ रहा है, सब में वो अलजेब्रा का योगदान होता है। ओके, तो अलजेब्रा में लिख लीजिए, नीचे एरो देकर नीचे लिख लीजिए, अलजेब्रा इज कोडेड वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इज कोडेड वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स। और एग्जाम्पल में इसे लिख लीजिए, बाकी नोट्स वगैरह में तो आपको सब लिखा हुआ मिल ही जाएगा। अलजेब्रा इज कोडेड वर्जन ऑफ मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल में इसे लिख लीजिए। ओके बच्चे, जल्दी लिखिए, फिर मैं इसे साफ करूंगा। ओके, तो इसे मैं कर देता हूं साफ। और साफ करने के बाद नंबर ए में अलजेब्रा का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला बहुत सारा, जैसे आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, बस मुझे एक बार दिखा देना, आप लोग को शो कर देना कि ऐसा फॉर्मूला आपको यूज आएगा, तो वो माइंड में डाल लीजिएगा। ओके, तो सबसे नंबर 1 में नंबर ए पॉइंट इसका अलजेब्रा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला है लिखा हुआ ये फॉर्मूला। ओके बच्चे, तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा, उसको नोट कीजिए। देखिए आराम से, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको आराम से नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा। ओके, अलजेब्रा फॉर्मूला ए नंबर में नोट हो गया। तो बी नंबर में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पता होगा बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हम लोग का ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हल्का फल्का ये भी यूज आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिवीजन करवा देता हूं। इक्वेशन क्या होगा बताइए मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको पता होगा ए को एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलते हैं, बी को एक्स का कॉफिशिएंट बोलते हैं और सी हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो आपको पता होगा कि इसके पास दो रूट्स होता है, अल्फा और बीटा। इसका जो रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो दो रूट्स होता है अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही ना होता है स्टूडेंट्स। तो ये रूट्स की वैल्यू होती है, और ये भी पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी रूट का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ये होता है, और रूट का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी बाई ये होता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाई ये होता है। तो ये सब आप लोग को आइडिया लग गया होगा, ये पता भी होगा पहले से। जल्दी से इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ये एक अलजेब्रा को, अलजेब्रा में काफी खास पढ़ना, कुछ खास पढ़ना है नहीं, नोट कीजिए। मैं स्टार्ट हो जाता हूं। ओके, और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे बच्चे, कि ये सब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक तरीके से रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा वगैरह। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हम लोग न्यू टर्म जाने थे, जरूरी भी था, ये रिवीजन के टर्म में। फिर आगे का जो क्लास होगा वो आप लोग को नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो सब पढ़िएगा आप, वो सब सीखिएगा शुरू से। इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट में भी निकाल देता हूं। और अगला मैथ क्या है बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं उसमें भी मुझे अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक्स एक्सिस होता है, फिर वाई एक्सिस होता है, फिर दो पॉइंट वगैरह के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ऐसे देखिए ना, पता होगा ना आपको। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, पॉइंट्स होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला जो पॉइंट्स होगा ये हमारा एक्स होगा, आपको पता होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होता है, बाई, या मान लीजिए x1 y1 अगर है, x1 y1, तो हमारा ये x1 होगा, ये y1 होगा। इधर कोई पॉइंट है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जिसका कोई पॉइंट b और इसका कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है। आप लोग को ये भी पता होगा कि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, कोई पहले आगे पीछे नहीं लिख सकते बल्कि पहले x फिर बाद में y। तो ये x2 हुआ, और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, y2। एक हो गया x2, एक हो गया y2। ओके, और बीच का ये डिस्टेंस निकालना, ये देखिए बीच का ये डिस्टेंस निकालना, देख रहे हैं, ये डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि x1 कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं ना, कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन, इससे इस दूरी को x1 बोलते हैं, तो पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता तो जान लीजिए, x एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस होता है मेरे बच्चे, और इसमें पॉइंट्स को दिखाया जाता है, और पॉइंट्स में पहले x कोऑर्डिनेट को, फिर y को, फिर x को, फिर y को, इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता भी होगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे ये कि x1 जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से यहां तक का दूरी x1 होता है, और ये यहां से यहां तक का दूरी x2 होता है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा बताइए, ये दूरी x1, ये x2, यहां से यहां x2, यहां से यहां x1, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलर वे में यहां से यहां y1 और यहां से यहां y2, तो ये टोटल है y2 और ये y1, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। ओके, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ऐसे मिला देते हैं, देखिए मिला देंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये हमारा x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1, ये हमारा y2 माइनस y1, तो ये भी हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। देखिए ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, तो ये नहीं निकाल लेंगे क्या, ये डिस्टेंस AB, जो डिस्टेंस AB होगा वो नहीं निकल जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये हाइपोटेनस है ना, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, वैसे y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, स्क्वायर करना है ना।
हम भाई 3 में से 2 माइनस का स्क्वायर करें या 2 में से 3 माइनस का स्क्वायर करें, बात सेम ही होगा ना। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से -3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो आंसर तो सेम ही है, चाहे इसका स्क्वायर कीजिए चाहे वो। ऐसे नहीं 3 - 2 और 2 - 3 इक्वल नहीं है, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही वाला चीज यूज होगा, जो आपको कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह निकालने आना चाहिए, बस और तो कुछ है नहीं। और हाँ एक चीज और, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें आपको अलजेब्रा भी है, देखिए, और साथ साथ में ज्योमेट्री भी है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों है। यहां ट्रायंगल दिख रहा है, हो सकता है आगे आप पढ़े भी होंगे या पढ़िएगा, रेक्टेंगल का फिगर बनेगा, कहीं कहीं अलग अलग तरीके का फिगर बनता है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का मिक्सचर है, अलजेब्रा का भी और ज्योमेट्री का भी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग कीजिए, उसके नीचे लिखिए, हेडिंग कीजिए बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके नीचे लिखिए, कर ली हेडिंग, लिखिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, और यहां से यहां तक नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट हो गया तो बहुत शानदार बात है, साफ करता हूं इसे। नोट हो गया तो बहुत ही शानदार बात है मेरे बच्चे, साफ करता हूं, और हार्ड तो है नहीं। 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना होमवर्क दिया हूं ना, वो सब अगर होमवर्क वगैरह कर लीजिएगा, होमवर्क वगैरह सारी की सारी चीजें, तो होमवर्क वगैरह करने के बाद ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूं होमवर्क वगैरह करने के बाद ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी, जैसे रेडियन वगैरह में बदलना, या डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला देखे, या और भी जैसे इनवर्स में एंगल को लिखना सीखे, ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज ही नहीं है, हार्ड चीजें नहीं है स्टूडेंट्स की आपको याद नहीं रहेगी। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। आज तो बिल्कुल बेसिक था, आगे का क्लास और भी आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल वगैरह करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।